हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम द हिंदू और दैनिक जागरण में जो भी न्यूज आती है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, उनको हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। सो आप में से जो भी इस चैनल पर नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करें यदि कल के अभ्यास प्रश्न की, तो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, ठीक है। तो FATF का फुल फॉर्म भी यही है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो कुछ विशेष संस्थाएं होती हैं उनके फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे FATF का फुल फॉर्म क्या हो गया, WHO का फुल फॉर्म क्या हो गया और IMF का फुल फॉर्म क्या हो गया। तो ऐसे जो कुछ संस्थाएं होती हैं जिनका शॉर्ट नेम रहता है, तो इनकी फुल फॉर्म लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि FATF की हाल ही में हुई वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो यहाँ पे चौथी बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें तो पहला है कि भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है कि चीन ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि चीन ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की वर्चुअल बैठक यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी जो 21 से 24 जून को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता चीन ने की थी, ठीक है। यहाँ पे आप में से दीपिका जी ने, अतुल जी ने और विक्रम IAS ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे दो और क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें से पहला था कि WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो WHO की जो स्थापना है, तो पहले तो इसका वर्ल्ड बैंक है, WHO नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में होती है, ठीक है, 1944 में होती है। और इसका जो सम्मेलन है ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था, ठीक है, क्योंकि ये सम्मेलन पूछ लिया जाता है। ये आपके जीके का क्वेश्चन भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सम्मेलन के तहत हुआ था, क्योंकि क्या है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसका IMF का, वर्ल्ड बैंक का और WTO का, ठीक है, इन तीनों की ही स्थापना की गई थी इसी सम्मेलन के तहत। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कब की गई थी, तो 1944 में इसकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई है। उसके बाद बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि USA में है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेंबर कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आप जान लो कितने हैं। 189 इसके मेंबर हैं, ठीक है, जो सदस्य कंट्रियाँ हैं तो 189 है। उसके बाद हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं तो वो 13वें अध्यक्ष बनाए गए हैं और कौन है वो डेविड मालपास जी हैं, ठीक है, जो कि अभी 13वें अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि भारत में अभी वर्तमान समय में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आपको पता है कि पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के तहत इसको विशेष दर्जा प्राप्त था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर था वो उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब इसमें 28 राज्य तो ठीक है, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है तो फिर 9 होने चाहिए। तो यहाँ पे एक और आपको बात याद रखनी है कि जो दादरा एवं नगर हवेली है और दमन एवं दीव है उसको भी मर्ज करके एक ही बना दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे एक ही केंद्र शासित अब मान्य होगा, तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर को अब जब डिवाइड कर दिया गया यानी कि आर्टिकल
आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद अब क्या होगा, ये कब हुआ था, ये डेट भी इंपॉर्टेंट, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो उसके बाद से अब ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोगों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। और जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो और आंसर नहीं देते हो, तो कोशिश किया करो आंसर देने की, सही हो या गलत हो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है मध्य प्रदेश, दूसरे में है हिमाचल प्रदेश, तीसरे में है बिहार और चौथे में है झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने इसकी व्याख्या की यदि बात हम करें, तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। वे इससे पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल तथा गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। वे 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, यानी कि बात करें तो बीजेपी से, ठीक है। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात के एक गांधीवादी परिवार में हुआ था, ठीक है। हालांकि लालजी टंडन जी के बनने से पहले क्या हुआ था कि आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो एमपी की ही गवर्नर थी, ठीक है। और अब इनमें क्या हुआ है कि जो अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो राज्यपाल होते हैं तो उनको एक राज्य के अलावा भी दूसरे राज्य का, मीन्स एक ही साथ दूसरे राज्य का भी कार्यभार दे दिया जा सकता है, ठीक है। जो भी कार्यभार उसका होता है तो उनको दूसरे राज्य का भी यदि सौंप दिया जाए तो देखना पड़ता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। तो इसमें से पहला है माइकल डी ग्रिफिन, और दूसरे में है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, और तीसरे में है सुनीता विलियम्स, और चौथा है थॉमस एडिसन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। यहाँ पे इसकी हम व्याख्या की यदि हम बात करें, तो नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा, ठीक है। इसका जो आपको नाम भी याद रखना है, जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल होगा। उसके बाद है द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने 1942 में हैप्सन इंस्टीट्यूट से गणित और फिजिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी। इन्होंने इसके बाद कुछ समय तक गणित के टीचर के रूप में मैरीलैंड के स्कूल में अपनी सेवा दी थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। तो यहाँ पे है पहला 90, दूसरा है 95, तीसरा है 83, चौथा है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83, ठीक है। जो इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी 83 रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अब उसका फोकस ऑनलाइन स्टोर पर होगा। कंपनी रिटेल टीम के लोगों को सेल्स और सपोर्ट को लेकर ट्रेनिंग देगी और ग्राहकों को पहले की तरह सेवा का अनुभव होता रहेगा। कंपनी ने कहा कि वह बदले हालात में डिजिटल स्टोर यानी कि Microsoft.com पर फोकस करेगी और इन्वेस्ट भी करती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे पहला होगा कोविड-19 बैंक, दूसरा है प्लाज्मा बैंक, तीसरा है ब्लड बैंक और चौथा है ऑक्सीजन बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा बैंक, ठीक है। इसके बाद व्याख्या की हम बात करते हैं यदि, तो दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए
प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस यानी कि ILBS अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। ठीक है, यहाँ पे से अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि दिल्ली क्या है, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है और उसके बाद इसकी राजधानी क्या है ये भी आपको बताना है। उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो पहला होगा नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है ईरान। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईरान। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो ईरान ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद भी मांगी है। ईरान के इस कदम की वजह जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की कुदस्त सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मौत की घाट उतार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधित देश को वांछित की गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यार्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे पहला है 75, दूसरा है 80, तीसरा है 59 और चौथा है 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59। ठीक है, इसकी व्याख्या की हम बात करें तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार की इस सूची में यूसी ब्राउज़र भी शामिल है और कई अन्य मोबाइल ऐप भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन ऐप्स का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेस में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो यहाँ पे पहला है भारत ने, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है नेपाल और चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, इसकी हम व्याख्या की बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है। ठीक है, ढाका है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या की यदि बात करते हैं तो बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकार स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों को बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी हैं और उनकी उत्पादन क्षमता जो शून्य तक पहुंच गई है। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी है, इसलिए इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 0 लेवल तक आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत की राजधानी आपको पता है दिल्ली है। उसके बाद भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है 1000 मेगावाट, दूसरा है 200 मेगावाट और तीसरा है 600 मेगावाट और चौथा है 700 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 600 मेगावाट। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें
तो ये भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस दौरान एस जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों को जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच अनोखा रिश्ता है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है और 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में त्रेसी यांगत्से जिले में खोलोपोगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे भारत की जो कैपिटल है वो आपको याद रखनी है कि दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है। ठीक है, यदि दिल्ली और नई दिल्ली दोनों ही ऑप्शन आता है तो आपको नई दिल्ली लगाना है, दिल्ली नहीं लगाना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो पहला है 25 मई को, दूसरा है 14 अप्रैल को, और तीसरा है 30 जून को, और चौथा है 10 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 जून को। ठीक है, इसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्रग्रह यानी कि एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। लोगों के बीच क्षुद्रग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उन्हें इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए क्षुद्रग्रह दिवस को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे पहला है 4 और दूसरे में है 7, तीसरे में है 8 और चौथे में है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें हम व्याख्या की यदि बात करते हैं तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत 2 परियोजनाएं हैं। इस समझौते के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रयासों का समर्थन करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय हाल ही में शुरू किया गया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा यह कथन सत्य है? तो यहाँ पे पहला हमारा स्टेटमेंट है कि यह विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है बेंगलुरु में स्थित SBYASA भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसमें से इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे पहले में कि केवल 1 होगा या कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है या कि 1 और 3 स्टेटमेंट सही है या कि 1, 2 और 3 तीनों ही इसके राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है और आई होप कि आप लोग जरूर इसका आंसर दोगे क्योंकि हम इसको नेक्स्ट डे में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करते हैं कि आप सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो भी सही गलत बनेगा तो आप लोग जरूर आंसर देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।